Hello friends, welcome to your own channel Let's Study with Richa. Today we will discuss education contemporary India's next topic that is NCF 2005. अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो. तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005. डेट शीट आपकी आ गई है. बेस्ट ऑफ लक फॉर द प्रिपरेशन. अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. एनसीएफ 2005. देखिए, जो एनसीएफ 2005 था, ये एक जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स बनाए गए थे कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है और कहाँ पे चेंजेस की ज़रूरत है. ठीक है, उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी, कुछ फ्रेमवर्क्स बनाए गए थे. तो उसी का जो कि 1975, 1988, 2000 और 2005 में बनाया गया था. सो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज कॉल्ड द एनसीईआरटी इन इंडिया. एनसीईआरटी का मेन मोटिव यही था कि जो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं सब में स्टडी डिफरेंट ना हो, सिलेबस एक ही हो, करवाने का वे डिफरेंट हो सकता है, टीचिंग मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ डिफरेंट हो सकती हैं, बट जो सिलेबस है, कंटेंट्स हैं, वो सेम होनी चाहिए. ठीक है. सो द डॉक्यूमेंट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग सिलेबी, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, स्पेशली 9 to 12 के लिए सेम क्यूरिकुलम, सेम कंटेंट, सेम टेक्स्ट बुक मटेरियल्स रखा गया ताकि स्कूल डिफरेंट होने पे बच्चों की स्टडी डिफरेंट ना हो और एक पूरे इंडिया में यूनिकनेस लाई जा सके स्टडी मैटर में. ठीक है. सो एनसीएफ में क्या था, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वाज सेट अप अंडर चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर यशपाल एंड 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स. दिस कमेटी सेटअप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर यशपाल. उस टाइम पे क्या होता था कि जो उसका कमेटी का हेड होता था ना, या चेयरपर्सन होता था, उन्हीं के नाम पे कमेटी का नाम रख दिया जाता था. जैसे कि अगर हम देखें राधा कृष्ण कमेटी थी, राइट, और कोठारी कमीशन था, तो जो उनके चेयरमैन पर्सन थे उन्हीं के नाम पे उनका पॉलिसी का नाम रख दिया जाता था. So NSC comprised 35 members including scholars, principals and teachers, NGO representatives and NCERT faculty. वो क्या करते थे, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, कौन सा सिलेबस चल रहा है, कितनी उसमें रियल लाइफ के साथ में बाउंडिंग बनाकर कंसेप्ट की समझाया जा रहा है. ठीक है. पूरे ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा था उसकी डिस्कशन की जाती थी और उसके लिए क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती हैं उसके लिए सजेशंस भी लिए जाते थे और चेंजेस भी की जाती थी. नेशनल फोकस ग्रुप्स आर एम्स ऑफ एजुकेशन, टीचिंग इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सो ऑन इन वेरियस सब्जेक्ट्स होते हैं. फाइनली डिस्कस्ड एंड पास्ड ऑन कैब ऑन 7 सितंबर 2005. नीड ऑफ एनसीएफ. अब एनसीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? जो स्कूल सिस्टम था उसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी थी कि अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो उसको एक कंसेप्ट को चेंज करने के लिए आपको बहुत कुछ चेंज करना पड़ रहा था और इस सेंस में चेंज करना पड़ रहा था कि आप उस चेंज को करना ही छोड़ देते हो. तो बहुत ही इनफ्लेक्सिबिलिटी थी, क्यूरिकुलम बहुत ही रिजिड था. ठीक है. Learning has become an isolated activity which does not encourage children to link knowledge with their lives in any organic or विटल वे. जो स्कूल था वो बहुत ही क्रिएटिव थिंकिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि वो सोचे थे कि जो बुक में है आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना होता है. जैसे कि हम बोल देते हैं रोड लर्निंग. रोड लर्निंग में क्या होता है कि आपको अगर क्वेश्चन के आंसर्स को 4 लाइन में लिखवा दिया तो आपको 4 लाइन में ही एग्जाम में लिख के आना है. अगर आपने 1 लाइन नहीं लिखी है देन 1 मार्क विल बी कट डाउन. ठीक है. तो रोड लर्निंग के ऊपर फोकस होता था. उस चीज़ को हटाने के लिए एनसीएफ को बनाया गया था. The future of the child has taken center stage to the near exclusion of the child's present, which is detrimental to the well-being of the child as well as the society and the nation. प्रॉब्लम्स ऑफ क्यूरिकुलम लोड. उस टाइम पे क्यूरिकुलम में इतना ज़्यादा लोड था और दूसरा रियल लाइफ के साथ कनेक्शन करके नहीं दिखाया जा रहा था, जो कि सबसे मेन प्रॉब्लम थी. आज जैसे अगर हम देखते हैं, अगर हम भी टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, अगर कोई मैथ का कंसेप्ट उनको समझा रहे हैं तो विद एग्जांपल जो देते हैं ना वो रियल लाइफ की देते हैं और बच्चों को क्लास में उसकी एक्टिविटी भी करवाई जा सकती है और इवनिंग जाके वो उसको घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, है ना. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का समझाना है, नंबर सिस्टम में नंबर्स बताने हैं. सो जॉयलेस लर्निंग सिर्फ बुक्स से पढ़ाई जाता था और वही उनको लर्न करने के लिए दिया जाता था. जॉयलेस लर्निंग थी. एग्जामिनेशन सिस्टम भी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव था. ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं था, ना कुछ एक्टिविटीज़ थी, ना टेक्स्ट बुक मार्क्स लगते थे, ना एक्टिविटी मार्क्स होते थे. तो टेक्स्ट बुक एज द ट्रूथ कि जो उनको टेक्स्ट बुक में लिखवा दिया उनके लिए उतना ही सफिशिएंट है. स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबस. जो सिलेबस का स्ट्रक्चर था वो भी सही नहीं था. लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स स्टार्टिंग अर्ली कि बस बच्चे को भेज दो स्कूल में, कोई एज क्राइटेरिया नहीं था, है ना. जैसे पर्टिकुलर एक एज का डिस्टेंस नहीं रखा गया था जिसकी वजह से क्लासेस में भी बहुत प्रॉब्लम आती थी. सो नेक्स्ट इज
सेलेंट फीचर्स। अब एनसीएफ 2005 के मेन फीचर्स क्या थे कि डॉक्यूमेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब उसके 5 एरिया रखे गए जिसके रिगार्डिंग कि उनको वर्क करना था। ठीक है, क्या क्या था? पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरियाज, स्कूल स्टेजेस एंड असेसमेंट, स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट एंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये 5 एरियाज में इस पूरे डॉक्यूमेंट को एनसीएफ 2005 को डिवाइड किया गया। अगर आप नेट पर भी देखोगे ना तो एनसीएफ के बहुत लंबी एक पीडीएफ फाइल आती है जिसमें से हम मेन अपने एग्जाम के पोर्शन के व्यू से करते हैं, जो कि मैंने कोशिश की है आपको देने की। पर्सपेक्टिव, गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर क्यूरिकुलम डेवलपमेंट, कि आपका क्यूरिकुलम कैसा होना चाहिए जो कि बच्चों को क्लास के अंदर पढ़ाया जाना चाहिए। कनेक्टिंग नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड ऑफ द स्कूल, कि जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो उसका बाहर भी यूज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो टेक्स्ट बुक तक ही सीमित है। ठीक है, अगर आपने कुछ भी कंटेंट क्लास में पढ़ाया है तो रियल लाइफ में उसका कनेक्शन होना चाहिए और बच्चे को उसका एक्सपीरियंस करवाना चाहिए। जैसे बच्चों को कभी आप मॉल में ले गए, ठीक है, कुछ शॉपिंग के रिगार्डिंग दिखाने के लिए, कुछ मटेरियल के रिगार्डिंग दिखाने के लिए। लर्निंग शिफ्ट्स अवे फ्रॉम रोट लर्निंग नहीं होनी चाहिए। जो क्यूरिकुलम है वो टेक्स्ट बुक से अलग होना चाहिए, मतलब हर चीज़ रिटर्न में नहीं होनी चाहिए, कुछ उनके क्रिएटिविटी से भी होनी चाहिए। एग्जाम्स को फ्लेक्सिबल बनाया जाए और जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ है उनको इंटीग्रेट किया जाए जो कि वो रियल लाइफ में करते हैं। नर्चरिंग केयरिंग आइडेंटिटी, स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, मतलब पूरे नेशन में एक ही क्यूरिकुलम चलेगा, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में ले लीजिए। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, मतलब जो क्यूरिकुलम का कंटेंट था ना, जो बेस था वो सेम ही होना चाहिए, तभी तो यूनिटी आएगी। आप किसी भी फिल्म, किसी भी स्टेट में चले जाइए तो आपको सेम ही कंटेंट दिखेगा। रिड्यूस क्यूरिकुलम लोड, क्यूरिकुलम के लोड को कम किया जाए बट कि उसका डिवाइडेशन करके समझाया जाए। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाए। अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उसको स्पोर्ट्स में अगर जाने का इंटरेस्ट है तो उसको स्पोर्ट्स में जाने दो, अगर उसको आर्ट्स में जाने का इंटरेस्ट है उसको आर्ट्स में जाने दो। ठीक है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट इज लर्निंग एंड नॉलेज, फोकसेस ऑन द चाइल्ड एज एन एक्टिव लर्नर। अब देखिए इसमें क्या रखा गया कि टीचर एक फैसिलिटेटर होगा, मतलब चाइल्ड को सेंटर में रखा जाएगा और चाइल्ड के अकॉर्डिंग सिलेबस के अंदर या टीचर अपने मेथड के अंदर जो है चेंजेस करेगा। ठीक है, पहले जो टीचिंग होती थी ना वो टीचर सेंटर टीचिंग होती थी, बट इसमें फोकस किया गया कि लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। रिकॉग्नाइजेज द नीड फॉर डेवलपिंग एंड एनेबलिंग एंड नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्लास का ना बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि अब क्या होता है, अगर आप किसी भी क्लास में जाते हो तो जो उनकी क्लास होती है, जो उनका सब्जेक्ट के रिलेटेड कुछ चार्ट एक्टिविटीज़ आपको दिखती हैं, राइट, कि कोई भी क्लास है 9th-10th में जाओगे तो उनके लेवल की एक्टिविटी के चार्ट्स या कुछ भी आपको फ्लो चार्ट टाइप में वॉलपेपर पे लगे दिखाई देते हैं। छोटी बच्चों की क्लासेस में छोटे बच्चों की होती हैं। तो ये क्लास को एक इन्वायरमेंट देने के लिए बनाया गया था कि बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े, और दूसरा कुछ कॉमन टॉपिक जो उनको याद करवाने होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉपी पे लिख के नहीं बल्कि आसपास के उनके सराउंडिंग में लगाया जाए, कि अगर बच्चे फ्री हैं किधर भी देखते हैं वो चार्ट है तो उनकी नज़र जाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप देखकर सीख सकते हो, सिर्फ लिखना ही ज़रूरी नहीं होता। Learning tasks must be designed to enable children to seek out knowledge from sites other than textbook। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि चार्ट्स लगाने का मोटिव ये भी होता था कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ क्लास में लिखवाया ही ना जाए, उनको कुछ देखकर भी सीखने की आदत डाली जाए। नेक्स्ट इज लर्निंग एंड नॉलेज के अंदर ही आते हैं पॉइंट्स। हाईलाइट्स द वैल्यू ऑफ इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, peers, older people to enhance learning, उनको डिस्कशन का मौका दिया जाए। Need therefore to move away from the hereditary preparing plans and activities that challenge children try out what they are learning. Role of teacher as facilitator, as I told you कि इसमें फोकस किया गया कि जो टीचर होगा वो एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगा, ठीक है, ना कि वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करेगा। लर्नर्स एंगेजमेंट लाइक एक्सपीरियंस, मेकिंग एंड डूइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, आस्किंग, लिसनिंग, मतलब ये सब वो चीज़ें हैं जिसमें बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था, उसमें उसके खुद के डाउट्स वो खुद ही क्लियर कर रहा था। देखिए आप इनमें से कोई भी चीज़ ले लीजिए, अगर आप लिसनिंग लेते हैं तब भी उसके कुछ डाउट है, वो बोल नहीं पा रहा था बट उसने सुन के क्लियर कर लिया, है ना। मेकिंग एंड डूइंग, उसने कुछ कर रहा था, उसके कुछ और डाउट थे वो भी क्लियर हो रहे हैं जब वो खुद से प्रैक्टिकली कर रहा है। सो होलिस्टिक अप्रोच टू लर्नर डेवलपमेंट, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर ऑल इन क्लास, कि सब बच्चों के लिए टीचर अवेलेबल है। किसी भी टीचर की किसी भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम होती है टीचर उसको डिस्कस करता है, इवन अगर वो प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करने वाली नहीं भी है
अगर कोई डाउट बच्चे को ऐसा है जो क्लास में डिस्कस नहीं भी किया जाता तो वो उसको पर्सनली स्टाफ रूम में बुलाकर उसे डिस्कस कर सकते हैं। मेन चीज़ ये थी कि बच्चे को बीच में रखा गया, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग पे फोकस किया गया। सो नेक्स्ट इज एनसीएफ क्यूरिकुलम एरियाज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूलाज लाइक मल्टीलिंगुअल, कि जैसे कि बच्चे को मदर टंग छोड़ने पे फोकस ना किया जाए, ठीक है, कि जो उनकी मदर टंग है वो पढ़ाई जाए, एक हिंदी लैंग्वेज पढ़ाई जाए बिकॉज वो कॉमन होनी चाहिए हर जगह पर, ठीक है। थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती है या कोई और भी लैंग्वेज बच्चा चाहे तो चूज कर सकता है, बट इंग्लिश को भी मेन फोकस में रखा गया था बिकॉज इंग्लिश और हिंदी ऐसी लैंग्वेजेस हो जो कि पूरी कंट्री में आप कहीं पर भी जाए आपको मिल जाए। टीचिंग मैथ इज टू डेवलप थिंकिंग एंड रीजनिंग टू विजुअलाइजिंग एब्स्ट्रैक्शंस एंड फॉर्मुलेट द सॉल्व प्रॉब्लम्स, कि मैथ रखने का रीजन क्या था कि बच्चे रीजन आउट कर सके। Teaching of science is to enable learner to acquire method and process that will nurture thinking process, curiosity and creativity. Art and heritage craft, मतलब ये सब्जेक्ट को क्यों रखा था उनके रिगार्डिंग ही इंफॉर्मेशन है। Peace and permanents the entire school life come classroom environment such management etc. So next is curricular areas के अंदर पॉइंट आते हैं। Purpose is to enhance quality of teaching and learning, की टीचिंग और लर्निंग दोनों के कंसेप्ट को, दोनों की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। टीचिंग मतलब ये नहीं हुआ कि टीचर आया और उसी का गुस्से में आता है भी तुमने कल काम क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक दोनों को बहुत ही एक इन्वायरमेंट देने के लिए फोकस किया गया कि टीचर भी फ्रीली काम कर सके और स्टूडेंट भी फ्रीली लर्निंग कर सके। असेसमेंट इज टू बी अ कॉन्टिन्यूस एंड इंटरनल स्कूल बेस्ड, कि बच्चों का क्लास में डेली असेसमेंट होता रहे, किसी न कुछ पैरामीटर्स रखे जाएं, जैसे कि डिसिप्लिन, बच्चा डिसिप्लिन फॉलो करता है कि नहीं करता, कॉपरेट कितना बच्चे आपस में कर रहे हैं, और जो यूनिट टेस्ट ले लिए, क्लास टेस्ट ले लिया, मंडे को मैम ने टॉपिक करवाया, वेडनेसडे को सडनली क्वेश्चंस पूछ लिए तो वो उनका एक ऑरल टेस्ट हो गया। सो जो असेसमेंट है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। सोशल साइंस टू बी कंसीडर्ड फ्रॉम डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव वाइल एम्फसाइजिंग इंटीग्रेटेड अप्रोचेस, क्योंकि सोशल साइंस में बच्चों को सोसाइटी में रहना होता है तो उनको बिहेव करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्कूल एंड क्लासरूम इन्वायरमेंट, कि उन्होंने क्या था कि इन्वायरमेंट बच्चों को अच्छा मिले ताकि बच्चे पढ़ने पर फोकस कर सके, अपना इंटरेस्ट को क्रिएट कर सके और बता भी सके कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। डिस्कसिंग नीड फॉर प्रोवाइडिंग स्पेस टू पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, कि पेरेंट्स एंड कम्युनिटी को अगर कुछ सजेशंस देने हैं तो उसके लिए भी उनको फ्री छोड़ा जाए। डिस्कसेस अदर लैंग्वेजेस साइट्स एंड रिसोर्सेज, कि बच्चे सिर्फ टेक्स्ट बुक के लिए ही बाउंड ना हो, अगर आपका टॉपिक, अगर आपका कंटेंट है, आपका एग्जाम है, आपको उस टेक्स्ट बुक में समझ नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब पे जाकर या नेट पर जाकर, क्रोम पर जाकर सर्च कर सकते हो, जहाँ से आपको समझ में आता है, इजी कंटेंट लगता है, उस चीज़ को फॉलो किया जाए। और बेसिकली आजकल होता भी यही है, एग्जामिनर जो होता है ना वो देखता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट की नॉलेज कितनी है, ना कि वो ये देखता है कि बच्चे ने आर.डी. शर्मा की बुक से पढ़ा है या अरिहंत की बुक से पढ़ा है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में आंसर को लिखने का एक वे होना चाहिए, ठीक है। कोई भी एग्जामिनर है, कोई भी क्लास का एग्जामिनर है, ठीक है, बच्चे को भी यही समझाया जाता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए। वाटर साइकिल है, अब वाटर साइकिल का प्रोसेस समझिए क्या होता है और अपनी वर्डिंग में लिखिए, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, विद पिक्चर बनाकर आइए। तो ये कुछ वे होते हैं। आप इस चीज़ पे एनसीएफ 2005 में चीज़ पे फोकस किया गया कि बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग पर, टेक्स्ट बुक पर बाउंड ना किया जाए, बल्कि उनको अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करने के लिए बोला जाए। School environment should be colorful, friendly and peaceful with lots of open space with animals, plants, flower, trees and toys। जैसे कि आप देखते हो कि बच्चों कि उनको अगर प्लांट्स का टॉपिक आता है तो छोटा सा एक ग्राउंड भी स्कूल में बनाया जाता है जहाँ पे कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स जो कि बच्चों के चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, स्कूल वाले उसको मैनेज करते हैं। सेम बच्चे को कभी फिश का चैप्टर है तो उसको एक्वेरियम में लेकर जाते हैं, है ना, फ्लावर रोज गार्डन्स में लेकर जाते हैं, या कहीं पर भी बच्चों को गैदरिंग करवाई जाती है। क्लास साइज नॉट हायर देन 1:30। 1:30 मतलब मिनिमम 1 बच्चा और मैक्सिमम 30 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ ना रखी जाए एक क्लास के अंदर, इस चीज़ पर भी फोकस किया गया था। पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स, की जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, कभी स्कूल में डॉक्टर विजिट करवा दिया, कभी मैजिशियन को विजिट करवाया, ठीक है, ताकि बच्चों को इन्वायरमेंट में चेंजेस महसूस होने चाहिए और उनका सीखने के लिए भी अवेयरनेस, या उनके चारों तरफ क्या क्या चल रहा है उसके रिलेटेड भी बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल लर्नर्स इन द क्लास वर्क। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स, कवर्स नीड फॉर एकेडमिक प्लानिंग फॉर मॉनिटरिंग क्वालिटी, की अब ऐसा नहीं है कि एक बार बना दिया तो ठीक है जी, बस हमने तो एक बार बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका प्लानिंग के अकॉर्डिंगली देखना चाहिए कि वो चीज़ आप अटेन भी कर पा रहे हो या नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है, पेपर वर्क ही हो गया, चलो ठीक है हमने बना दी, फाइल बना के रख दी,
और मिनिस्टर को पकड़ा दी और मिनिस्टर आगे डिस्ट्रीब्यूट करके रिलीफ हो गए। ऐसा नहीं है, मॉनिटरिंग चलती रहनी चाहिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। रिकमेंड चेंजिंग द टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन सो दैट रीजनिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज रिप्लेस रोट लर्निंग। रोट लर्निंग को रिप्लेस किया जाए, चाहे वो एक्टिविटी से किया जाए चाहे क्रिएटिविटी से किया जाए। इवॉल्विंग कॉमन स्कूल सिस्टम्स, टीचिंग एज प्रोफेशनल एक्टिविटी लाइक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। टीचर शुड गेट मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर बेटर टीचिंग। कि अगर कोई टीचर अच्छा है और वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से अगर वहाँ स्कूल में टीच करना चाहता है बट नियर बाय लोकेशन पर नहीं है, तो उनके रहने के लिए हॉस्टल फैसिलिटी या कुछ इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का मैनेजमेंट की जानी चाहिए और उनको इतनी इनकम देनी चाहिए कि उनका अपना अच्छे से खर्चा निकल जाए। एग्जाम रिफॉर्म्स, शिफ्ट फ्रॉम कंटेंट बेस्ड टेस्टिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। कि बच्चों को ओरल टेस्ट लिया जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाए। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज ऑल्सो नॉट ईजी वन। वहाँ पे ऑप्शंस इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ना, जैसे आपने कॉम्पिटेंशन टेस्ट जो है वो क्लियर करने इसीलिए मुश्किल होते हैं बिकॉज 4 में से 2 गलत कौन से है वो आप साइज कर लेते हो, बट 2 जो आपको बच जाते हैं ना उनमें इतनी कन्फ्यूजन होती है कि उनमें से कौन सा सही है वही डिसाइड नहीं कर पाते क्योंकि वो दोनों ही सही लगते हैं। तो इस तरह से कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किए जाए। एग्जाम ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, 3-4 घंटे के एग्जाम नहीं होना चाहिए, 1.5 या 2 आवर्स आर सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। गाइडेंस एंड काउंसलिंग बी मेड अ पार्ट ऑफ द स्कूल। टीचर अ फैसिलिटेटर, गाइड एंड अ फ्रेंड। कि टीचर शुड रिफ्लेक्ट एज अ guide, as a friend, so that student can discuss any problem which they are facing in their age। ठीक है, अगर उनको उस एज ग्रुप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रही है, इवन देन दे कैन डिस्कस विद द टीचर। उनके बीच में रिलेशन एक ऐसा होना चाहिए, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करे, एक फ्रेंड की तरह बात सुने। ठीक है, अपनी ईगो में ना रहे जी मेरे पास तो इतनी डिग्री है कोई फायदा नहीं है उन डिग्रीज का अगर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा। कोई टेस्ट क्लियर कर लीजिए, बट अगर आप अपना कंटेंट स्टूडेंट को समझा नहीं पा रहे हैं, आपका कंटेंट किसी के यूज़ का नहीं है, तो आपके उस डिग्री का कोई फ़ायदा नहीं है और किसी भी आप लेवल पे चले जाइए उसका कोई फ़ायदा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट इज एनसीएफ एम्स ऑफ एजुकेशन। भैया कुछ गलत मत सोच लेना बेटा। इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। कि बच्चों को सोचने की आज़ादी मिले, उनके मन में जो आ रहा है वो उनको बताने की आज़ादी मिले, उनको करने के लिए फ्रीडम दी जा सके। लर्निंग टू रिस्पॉन्ड टू न्यू सिचुएशंस फ्लैक्सिबली एंड क्रिएटिवली। कि उनको जो भी करना है या अगर उनको क्यूरिकुलम में भी कोई चेंजेस करने हैं तो वो इजीली कर सकें। प्री डिस्पोजिशन फॉर पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड सोशल चेंज। एम्पावर ऑल चिल्ड्रन टू लर्न। हर बच्चे को कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए बोला जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिमूव ड्रॉबैक ऑफ प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन। जो उस टाइम पे ड्रॉबैक्स थे उस टाइम को उसको रिमूव किया जाए। इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिस की जो आपको प्रॉब्लम आ रही है चेंजेस करने में, उस चीज़ को रिमूव किया जाए। Learning became an isolated activity than life. Schools were discouraging creative thinking. Overall personality development of a child was missing. जो उस टाइम पे मेन प्रॉब्लम्स थी उनको, जैसे कि फ्लेक्सिबल नहीं था सिलेबस, बच्चों को रोड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता था, एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत कम होती थी, वुमेन एजुकेशन नहीं रखा जाता था। और दूसरा, एक से पहले भी एक आयोग आया था, एक कमीशन आया था जिससे आई थिंक वुमेन कमीशन ऐसे कुछ नाम था, आई डोंट रिमेंबर जस्ट नाउ। तो उसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया था, इसलिए वो प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इन्होंने बोला था कि हमें कॉपरेट से करना चाहिए, को एजुकेशन स्कूल्स को फॉलो करना चाहिए जहाँ पे लड़का और लड़की दोनों को बराबर हक मिले। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फ्यूचर स्टेप्स। अब इनके फ्यूचर स्टेप्स इन्होंने क्या रखे थे? डेवलपमेंट ऑफ सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक्स वर बेस्ड ऑन फॉलोइंग कंसिडरेशंस लाइक एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टॉपिक एंड थीम्स फॉर रेलिवेंट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंट। बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग टॉपिक्स या थीम्स रखे जाएं ताकि बच्चे अपनी क्रिएटिविटी से काम कर सके। ये उन्होंने फ्यूचर के लिए स्टेप्स रखे थे कि हमको फ्यूचर में इन एस्पेक्ट्स को अचीव करना है। इनको अचीव करने में कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, हमें वो चीज़ डायग्नोज करके उसको रिमूव करना है। ठीक है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको देखकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और हमें ये स्टेप्स करने ही करने हैं। लिंकेज बिटवीन स्कूल नॉलेज इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड चिल्ड्रंस एवरीडे एक्सपीरियंस। की मैथ, साइंस, एसएस, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो उन सब के बीच में लिंक क्या है? आजकल जैसे मैंने कुछ स्कूल्स में देखा है क्या करते हैं, अगर हिंदी का चैप्टर है दिनों के नाम, तो इंग्लिश में करवाते हैं डेज ऑफ वीक। तो इस तरह से एक ही तरह से उनमें क्या लिंक है वो क्रिएट करती हैं। सेंसिटिविटी टू जेंडर, क्लास, कास्ट, पीस, हेल्थ एंड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। की कहीं पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ ना किया जाए, ना कास्ट के बिहाफ पे, ना कलर, ना पीस, ना किसी भी बिहाफ पे नहीं।
ठीक है। और उसके एग्जांपल तो वाटर साइकिल की भी आते हैं कि बच्चे को जल के बारे में बताया जा रहा है तो साथ में आपने उसको साइंस का वाटर साइकिल समझा दिया, ठीक है। सोसाइटी में एयर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दी, और आर्ट एंड क्राफ्ट में बच्चों से वाटर साइकिल बनवा लिया, एयर पॉल्यूशन की पिक्चर्स बनवा ली, तो बच्चा क्या है कि उस चीज़ों को लिंक करता है, ठीक है। उस लिंकेज का मतलब ये था। नीड इन नर्चर एस्थेटिक सेंसिबिलिटी एंड वैल्यूज, लिंकेज बिटवीन स्कूल एंड कॉलेज से भी अवॉइड ओवरलैपिंग, ओवरलैप ना हो कि फर्स्ट जो पढ़ाया उसी को ज़्यादा पढ़ा दिया, उसमें थोड़ा सा नया आया। प्रीवियस नॉलेज को जानकर न्यू नॉलेज को स्टार्ट किया जाए, ठीक है, ताकि बच्चे भी उससे लिंक बना सकते हैं। सो नेक्स्ट इज यूजिंग पोटेंशियल ऑफ मीडिया एंड न्यू इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ऑल सब्जेक्ट्स, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है उसको सब्जेक्ट्स के बीच में लाया जाए। एनकरेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी इन ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज एंड इट्स कंस्ट्रक्शन बाय द चिल्ड्रन, highlights the value of interaction with environment, peers and older people to enhance learning. Learning take task must be designed to enable children to seek knowledge other than the textbook, मतलब मेन इन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया, बच्चों को क्रिएटिविटी के लिए वर्क करने के लिए दिया जाए, पीयर्स और अदर पीपल्स के साथ में किस तरह से लर्निंग को इन्हांस किया जा सकता है उसके ऊपर वर्क किया जाए, कहाँ से बच्चों को नॉलेज के लिए टूर करवाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस किया जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी में चेंज होता है या मीडिया कोई नई चीज़ लेकर आता है तो उसके ऊपर फोकस किया जाए। और सर दूसरा कि बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी के साथ में टेक्स्ट बुक से हटाकर रोट लर्निंग से, टेक्स्ट बुक्स को हटाना नहीं है बट रोट लर्निंग को हटाकर एक्टिविटी बेस्ड टेक्स्ट बुक या वर्कशीट्स को लाया जाए, ठीक है। तो ये था एनसीएफ 2005 पे मेरा सेशन, आई होप आपकी बहुत हेल्प हुई होगी। और सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके जरूर जाइएगा, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक।